नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। लगातार एक दो हफ्तों से मैं एक के बाद एक मुंबई के नए केस आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। लेकिन आज फिर मुंबई से सटे करजत पुलिस स्टेशन का एक खौफनाक केस लेकर आया हूँ, जहां एक टी शर्ट की मदद से एक टी शर्ट उसकी मदद से पुलिस ने एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाया है। मुझे आशा है कि इस केस को देखने के बाद आप लोग समझ जाएंगे कि पुलिस कई केसों में कितनी मेहनत करती है। पुलिस किसी केस को सुलझाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती है। आज इस केस में देखने को मिलेगा। एक के बाद एक नई नई कहानियां आप लोगों को सुना रहा हूँ। आप लोगों के मन में भी कोई कहानी हो, कोई केस हो जिसको आप लोगों को सुनना है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। और उसके अंदर जो कातिल है या जो मृतक है जिसकी हत्या की गई है उसका नाम जरूर बताइएगा। कई लोग कमेंट किए, लेकिन उनमें उन लोगों को या उन सभी लोगों को कातिल या मर्डरर का नाम नहीं पता है, जिसकी हत्या हुई है उसका भी नाम नहीं पता है। तो उससे स्टोरी फाइंड करने में बहुत मुश्किल होती है, रिसर्च करने में। इसलिए आप लोग परफेक्टली जो भी कहानी सुननी है उसमें मर्डरर या मृतक का नाम और लोकेशन जरूर बताइएगा। उसके बाद ही कहानी में रिसर्च करना इजी होता है। आज की कहानी की शुरुआत होती है यही साल 2024 का स्टार्टिंग था। जनवरी का महीना बीता था, फरवरी चल रही थी। वहीं 29 फरवरी का दिन था, सुबह का समय था। लोग, जो भी स्थानीय लोग होते हैं, वो अपने अपने कामों में निकल रहे थे। तो उसी में एक करजत, जो करजत मुरबाड रोड है, वहां पर एक गांव है, कासेल गांव। उसी गांव के लोग भी अपने अपने खेत में अपने अपने कामों में जा रहे थे। तभी अचानक एक वहाँ की जो लोकल हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी नज़र एक बॉडी पर पड़ती है, लाश पर। और वो लाश से खून बह रहा था, गला कटा हुआ था, हाथ बंधे हुए थे। जब ये पूरा दृश्य देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो गांव के बाकी लोगों को इन्फॉर्म करता है, जो भी लोग हैं, जो थोड़े गांव में अच्छा कांटेक्ट है, कुछ हैं, उनको बुलाता है। और वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। नज़दीकी पुलिस स्टेशन, करजत पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करते हैं। और मौके पर पूरी टीम पहुंचती है। टीम देखती है कि बॉडी पड़ी हुई है, गला कटा हुआ है और हाथ बंधा हुआ है। यानी सीधा देखकर ये केस मर्डर का था। तुरंत जो पुरानी आईपीसी की धारा थी 302, उसके तहत मामला दर्ज होता है उस समय। उसके बाद केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। अब पुलिस आसपास लोगों से पूछती है, पंचनामा करती है कि ये व्यक्ति कौन है, आप लोग पहचानते हैं या जानते हैं, तो कुछ तो बताइए इनके बारे में। लेकिन आसपास के लोग, गांव वाले, इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। जो भी मृतक है वो अनजान था। यानी लोग उससे अनजान थे कि ये कौन है, उसे कोई नहीं जानता था। यहाँ पर ही पुलिस को सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि ये बॉडी को आइडेंटिफाई करना, कि ये बॉडी है किसकी। क्योंकि अगर किसी के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है तो उसके बारे में पता होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब बॉडी किसकी है, पुलिस को यही नहीं पता है। अब इस केस में पुलिस को अब एक ही सहारा था, एविडेंस या कोई बड़ी लीड की। तो पुलिस क्या करती है, सीन, क्राइम ऑफ सीन है जो क्राइम सीन, उसके आसपास तलाशी लेती है, कुछ सर्च करती है कि कुछ मिल जाए। लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। बॉडी के आसपास काफ़ी कुछ करती है कि कुछ मिल जाए एविडेंस के रूप में, वो काफ़ी काम आता है बाद में। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ इस केस में। यानी क्राइम सीन पर भी पुलिस को बड़ा एविडेंस नहीं लगा। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा काम, और बोले तो एक सबसे अच्छा तरीका था कि इसका फ़ोटो आसपास के जो एरिया है वहाँ पे सर्कुलेट करना, वहाँ से कुछ नई जानकारी जुटाना। पुलिस की टीम हर जगह इसकी फ़ोटो, तस्वीरें शेयर कर देती है, सोशल मीडिया का भी सहारा लेती है। जगह जगह फ़ोटो चिपकाना, सर्कुलेट करना कि कोई जानता हो इसे तो संपर्क करे या इसके बारे में जानकारी दे। अब वहीं पुलिस की टीम ने अपने जो जितने भी पुलिस स्टेशन हैं मुंबई से सटे, सारे को इन्फॉर्म कर दिया कि किसी आदमी की मिसिंग कंप्लेन दर्ज है, वो कम आदमी गायब है, उसके कुछ निशानदेही हैं, जैसे कि क्या कपड़ा पहना है, तो हमसे संपर्क कीजिए, हम उससे मिलान करेंगे कि कोई आदमी गायब हुआ है, उसकी लाश मिली है। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर भी नहीं होता है। यानी कोई मिसिंग कंप्लेन भी नहीं होती है और ना ही लोगों द्वारा कुछ पता चलता है। अब पुलिस की टीम ने मुखबिरों को भी एक्टिव कर रखा था। यानी उस इलाके में जो भी पुलिस के कांटेक्ट वाले थे उन्हें भी एक्टिव रखा गया था कि पता चले कि आदमी है कौन। तो पुलिस को मुखबिरों द्वारा, यानी जो पुलिस के खबरी हैं, उनके द्वारा एक बड़ी इंफॉर्मेशन पुलिस को हाथ लगती है इस केस में कई दिनों बाद।
पता चलता है कि इसका नाम सूरज आत्माराम परिहार है। अब पुलिस को यहाँ पर उसका नाम पता चल गया और उसका पेशा भी पता चल गया था। सूरज जो था वो होटल्स और रिसॉर्ट्स में कैटर्स का काम करता था, यानी जो होटल में खाना सर्व करने का काम होता है बम्पर सिस्टम्स में, और उसके बाद जो होटल्स हैं और जो रिसॉर्ट्स हैं वहाँ पर जो खाना सर्व करने का काम एक कैटरिंग का जो होता है वो करता था। और आपको ये भी बता दे, ये पता चला था कि जो होटल जो कैटर्स का काम करता था वो कई देशों कई राज्यों में करता था। सॉरी, पता चला कि ये नेपाल का रहने वाला था और ये पनवेल के अंदर रहता था। यानी जो सूरज था वो नेपाल का रहने वाला था, लेकिन यहाँ पर नेपाल के अंदर पनवेल के अंदर रहता था और नेपाल का ये निवासी था। उसके बाद ये असम, मिजोरम, सिक्किम में भी कैटरिंग्स का काम करता था। यानी इसका जो कॉन्टेक्ट था काफ़ी लंबा था। तो पुलिस को कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि ये कई होटल्स कई रिसोर्ट्स में काम करता है। ये अगर पता लगाने लगेंगे तो कई महीने बीत जाएंगे और ये केस सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें से टाइम जाने वाला है और इसका कोई एडवांटेज या इस केस में कोई बड़ी लीड मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी भी कोई आशा नहीं कर सकते हैं। तो पुलिस ने पहले ये कदम नहीं उठाया क्योंकि ये टाइम वेस्टिंग वाला कदम था। क्योंकि असम, मिजोरम, सिक्किम, नेपाल में कैटरिंग का काम करता था, वहाँ जाकर वहाँ के होटलों में और रिसोर्ट में पूछताछ करना ये अपने आप में बहुत बड़ा काम था। तो पुलिस के लिए काफ़ी मुश्किल होता, इसलिए पुलिस ने जो एविडेंस के रूप में जो बॉडी के पास उसके मिला है, पुलिस ने वहाँ देखा कि जो उसके हाथ थे वो हाथ बंधे थे एक टी शर्ट से। यानी जो उसके दोनों हाथ बांध कर वहाँ फेंका गया था गला काट कर, उसके जो हाथ दोनों थे वो टी शर्ट से बंधे हुए थे। उस टी शर्ट को जब पुलिस ऑब्जर्व करती है, देखती है, तो उस टी शर्ट के ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी। और वो लाइन क्या थी? जहाँ से टी शर्ट मिली है वो ब्रांडिंग थी, यानी ब्रांड था। क्या था उस पर? माउंट व्यू रिसोर्ट। यानी जिस टी शर्ट से बांधा था उसके ऊपर लिखा था टी शर्ट के ऊपर माउंट व्यू रिसोर्ट। यानी कहीं ना कहीं माउंट व्यू रिसोर्ट्स वाले ऐसे जानते होंगे या इसके आसपास के लोगों से कांटेक्ट मिल सकता है। तो माउंट व्यू रिसोर्ट्स के बारे में पुलिस की पूरी टीम पता लगाने लगी। पुलिस की टीम पहुंची माउंट व्यू रिसोर्ट और वहां जाकर पुलिस से पूछा गया, उन्हें यानी रिसोर्ट्स वालों से पूछा गया कि ये टी शर्ट किसे दी जाती है। तो पता चला कि जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं रिसोर्ट्स के अंदर, जो लेबर सप्लाई करते हैं, ये टी शर्ट उन्हें दी जाती है। यानी अब इसके अंदर कहीं ना कहीं पुलिस ये समझती है, यानी ये कहानी बनाने की कोशिश करती है, स्टोरी फ्रेम करने की कोशिश करती है कि कहीं ना कहीं इस केस में जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, उनके बीच कुछ बवाल हुआ है और ऐसी घटना या ऐसे क्राइम को अंजाम दिया गया है। अब पुलिस कैसे किसी को गिरफ्तार करती? लेकिन इस केस में पुलिस कई पूछताछ में कई लोगों से पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है दिलीप धनसानी। दिलीप धनसानी जो मुंबई के धारावी में रहने वाला है और ये जो था सूरज वो पनवेल का रहने वाला है। दिलीप धनसानी से पुलिस के ऊपर उसके ऊपर शक होता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच काफ़ी विवाद था अपना ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर को लेकर, लेबर सप्लाई को लेकर। इन दोनों के बीच काफ़ी लंबे समय से बवाल चल रहा था। कुछ लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन अब पुलिस की टीम दिलीप धनसानी को ढूंढते हुए मुंबई के धारावी पहुंचती है। मुंबई के धारावी पहुंचने के बाद वहां पुलिस इसे बुलाती है तो ये घबरा जाता है और जवाब देने में आनाकानी करता है, यानी प्रॉपरली कोई जवाब या स्टेटमेंट ही नहीं देता। इसके बाद पुलिस तुरंत इसे हिरासत में लेती है और पुलिस स्टेशन लाती है। पुलिस स्टेशन लाने के बाद यहाँ पर शुरू होता है इंट्रोगेशन, और इस इंट्रोगेशन में ये आखिरकार पुलिस के सामने टूट जाता है क्योंकि कड़ाके से पुलिस पूछताछ करती है। अब उसके अंदर ये कबूल करता है कि जो सूरज पर आत्माराम परिहार है उसका हत्या इसने किया है, ये स्वीकार कर लेता है, कन्फेस करता है। उसके बाद पुलिस अब मोटिव पूछती है कि उसका मकसद क्या था, सूरज को मारने के पीछे इसका मोटिव क्या था, क्या चाहता था ये सूरज, उसकी हत्या क्यों कर दिया इतने बेरहमी से। ये बताता है कि जो यानी दिलीप धनसानी जो 35 साल का है वो बताता है कि जो सूरज है वो जो बाकी लेबर्स थे उन्हें भड़काता था कि मेरे साथ काम, इसके साथ काम मत करिए, यानी मेरे साथ किसी को काम करने नहीं देता था। और इससे उसके धंधे में काफ़ी लॉस हो रहा था, वो काफ़ी लॉस उसे हो रहा था लंबे समय से। इसकी वजह से वो थक चुका था, यानी वो जो
परेशान कर रहा था, बार बार लेबर्स को दूर कर दे रहा था, और ये बार बार जो प्रताड़ना झेल रहा था अपने धंधे में लॉस, इससे जो दिलीप घनसाली उसे बहुत गुस्सा आता है और इसे मारने की ठान लेता है। मारने की ठानने के बाद अब एक प्लान बनाता है। प्लान ये था कि इसे ट्रिप पर बुलाएंगे, यानी घूमने के लिए, और फिर इसने अपने एक दोस्त को भी बुला लिया। दोस्त को बुलाने के बाद ये लोग ट्रिप पे लेके गए। ट्रिप पे जो करजत मुरबाड रोड है वहाँ पर जाते हैं, और रिक्शे में इसका हाथ बांध के गला काट देते हैं चाकू से। गला काटने के बाद ये रिक्शे से उस रोड के किनारे एक जंगल पड़ता है कासिल गांव में, वहीं पर बॉडी को डंप करके फेंक करके फरार हो जाते हैं। अब इनके साथ जो भी शामिल थे उन्हें भी पुलिस गिरफ्तार करने की हर अपनी कोशिश कर रही है, और जल्द से जल्द उन्हें भी गिरफ्तार पुलिस कर लेगी। तो इस केस में पुलिस ने बिना एविडेंस के, बिना कुछ किए काफ़ी मेहनत की और इस केस को जल्द से जल्द सुलझा दिया। इस केस पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।